7:20। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। सुबह से ही आप हमारी महा कवरेज देख रहे हैं, हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे पहले बुलेटिन के इस हिस्से में आपको सबसे बड़ी खबर इस वक्त की दे देते हैं, क्योंकि यूपी उपचुनाव में सभी 7 सीटों के जो रुझान है वो आ गए हैं। 4 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है। एक एक सीट पर सपा बसपा आगे। मल्हनी सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी धनंजय सिंह इस वक्त आगे चल रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक एक सीट सपा बसपा जिस पर लीड कर रही है, तो वहीं आपको ये बताते चले कि बीजेपी इस वक्त 4 सीटों पर लीड कर रही है। मल्हनी में निर्दलीय आगे चल रहे हैं। टूंडला से बीजेपी कैंडिडेट इस वक्त आगे चल रहे हैं। क्या मायने हैं इसके? हालांकि कई राउंड की काउंटिंग अभी भी बाकी है, लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बुरी इस तरीके से हो जाती है, क्योंकि 7 सीटों में से 6 सीटें बीजेपी के खाते में थी, लेकिन अभी जो रुझान शुरुआती वक्त पर सामने आ रहे हैं, महज 4 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। सपा 1 सीट पर लीड कर रही है, लेकिन चौंका देने वाली बात जो है वो मल्हनी सीट की है, क्योंकि इस सीट पर सपा का कब्जा था, लेकिन यहां से निर्दलीय टक्कर दे रहे। तमाम खास मेहमानों के साथ हम लगातार सुबह से चर्चा करें, हर एक पहलू आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद है, राजनीतिक मेहमान भी मौजूद है। हम उनके साथ आगे चर्चा करेंगे कि क्या कुछ मायने और जिस तरीके से अपडेट सामने आ रहे हैं वो क्या बताता है। हर एक पहलू पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अमित पांडे। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव मिश्रा। गौरव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ मौजूद है नाहिद लारी खान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नाहिद जी। सबसे पहले अमित जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। सत्ता का सेमीफाइनल इसे समझा जा रहा है, और एक तरीके से हालांकि सरकार की सेहत पर कुछ ज्यादा असर इसका नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से ये सेमीफाइनल है, क्योंकि ये मांगकर राजनीतिक पार्टियां चल रही थी कि भविष्य के लिए जो मैदान है, जो सियासी पिच है, वो यहीं से शुरू होगी। इस वक्त जो रुझान सामने आ रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है इसे देख के अमित जी? जिस तरीके से विपक्ष तैयारी कर रहा था, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक माहौल बना रहे थे कि साहब हमने बड़ी मेहनत करी है और साहब हमारे को जो है आज की डेट में जनता पसंद कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को नकार रही है। अगर इस चीज को विपक्ष का तरीका से देखा जाए तो फिर कहीं ना कहीं वो अपने इस मामले में फेल हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बढ़त बना करके अपनी चैंपियनशिप लगातार बरकरार रखी है। आप देखेंगे कि इस पूरे सिनेरियो में, जहां जैसे अगर ये मछली शहर की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि धनंजय सिंह एक बड़ा नाम है, एक सांसद रहे हैं और युवा हैं, और उनके साथ कुछ लोग वहां पर स्थानीय होने की वजह से तमाम लोग जुड़े हैं, तो एक वो सीट एक अलग हो सकती नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी बड़ी मेहनत करी थी, वहां भी मैं गया था देखने, वहां भी ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी पोजीशन बना लेगी, कवर कर लेगी। लेकिन मुझे लगता है कि आखिरी तक देखने की जरूरत होगी। लेकिन वहां पे धनंजय सिंह का बढ़ना ये कहीं ना कहीं जो है स्थानीय मुद्दों की वजह से, स्थानीय नेता की वजह से हो सकता है। लेकिन अगर प्रदेश की 7 सीटों पर मैं देख रहा हूं, और वहां को अगर हम अगर इन सारी चीजों का आकलन किया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के काम की सराहना जनता ने करी है, और वापस उन्हें वो सीट देकर के भारतीय जनता पार्टी का सम्मान बढ़ाने का काम होगा। योगी जी के काम की सराहना होगी, और योगी जी ने जो किया है, प्रदेश उसको सहज भाव से स्वीकार कर रहा है, वहां के वोटर्स उसे स्वीकार कर रहे हैं। ये ऐसा दर्शाता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को भी इसका लाभ मिलेगा। गौरव जी, क्या मांग कर चल रहे? देखिए 4 सीट पर तो आप लीड कर रहे हैं, हालांकि मल्हनी की सीट पर निर्दलीय वहां पर कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या समझ में आ रहा है यहाँ से? देखिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के भी, झारखंड के भी, और जिस तरीके से बिहार के रुझान आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये बात बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सभी जगहों पर एक ही मंत्र पर काम करती है, सबका साथ सबका विकास। वो बंटवारे की राजनीति नहीं करती। वहीं विपक्ष जो है इस मौके की तलाश में रहता है कि कहां से वोट बैंक को भड़काया जाए, उनको तोड़ा जाए और भारतीय जनता पार्टी से अलग किया जाए। तो एक तरह से जो नकारात्मक राजनीति का चलन विपक्ष ने शुरू किया है, डिवाइड एंड रूल की जो राजनीति कांग्रेस पार्टी की है और समाजवादी पार्टी, जो मैंने पहले भी कहा 7 में से 5 बाहुबलियों को, दागियों को उन्होंने लड़ाया, वहीं कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं अपराध जगत से जुड़े हुए व्यक्ति के अंदर जाति खोजकर अपने लिए राजनीतिक संभावनाएं तलाशने की काम कर रही थी। तो इससे ये सच्चाई से जनता रूबरू है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी, बेशक हम ये नहीं कहते कि हमारे किए हुए सभी कामों से सभी 100% जनता संतुष्ट है, लेकिन बहुतायत में ये बात प्रमाणित है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और सरकार हमारी जिस तरीके से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी
इन चुनावों में भी इतना परिश्रम उन्होंने किया, सभी जगहों पर गए, और वहीं विपक्ष नदारत रहा। उनके शीर्ष नेताओं ने उनकी उदासीनता ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि वो गंभीरता से जनता को भी नहीं लेते, जनता के मुद्दों को भी नहीं लेते, और जनता को जनता के हाल पर छोड़ करके अपने लिए पुरस्कार का इंतजार करते हैं। तो मुझे लगता है कि जनता आज शाम तक उन्हें पुरस्कार दे देगी, सौंप देगी, और वो हार के रूप में उनके गले में पड़ा रहेगा। चलिए ठीक है, यानी कि आपने कह दिया कि जनता आप पर भरोसा जताएगी और जो भी रुझान आ रहे देखे वो भी आपके फेवर में है। लेकिन यहाँ पर नाहिद जी जिस तरीके से यहाँ पर कह रहे हैं गौरव जी कि देखिए हमने तो बहुत तरीके से काम किया, हमारे नेता वहां पर गए हैं जनता के बीच में, लेकिन विपक्ष पीछे कहाँ रह गया? समाजवादी पार्टी को आप कहाँ देख रही हैं? 7 सीटों में से महज 1 सीट पर ही आप आगे लीड कर रहे हैं। एक मल्हनी जो कि आपकी सीट थी उस पर निर्दलीय कड़ी टक्कर दे रहा है, निर्दलीय लीड कर रहे हैं, कैसे देखेंगे इसे? जाहिर सी बात है, जो बीजेपी के 2 प्रवक्ता आपने बैठाए हैं, जाहिर सी बात है वो बीजेपी के बारे में तारीफ करेंगे। लेकिन जो आप देखिए कि अभी लड़ाई बहुत लंबी है, हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जो भी सीन किसी क्लियर होगी, पिक्चर क्लियर होगी, वो 1 बजे तक ही थोड़ी बहुत पिक्चर क्लियर हो सकती है, तब हम बेहतर पोजीशन में होंगे कुछ भी बोलने के। लेकिन आप देखिए कि आप मल्हनी की बात कर रही हैं, तो ऐसा न केवल समाजवादी पार्टी या बीजेपी की या मैं बीएसपी या किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी गांव या किसी मोहल्ले में किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट का जो है व्यक्तिगत या जाति विशेष के कारण प्रभाव ज्यादा होता है। तो जब वहां के बक्से खुलते हैं तो जाहिर सी बात है वहां से वो कैंडिडेट आगे होता है, चाहे वो कैंडिडेट सपा को हो या बीजेपी का हो या किसी पार्टी का हो। लेकिन जब तो जहां वो बक्से खुले वही तभी तक कैंडिडेट आगे होगा, मतलब जब तक घोड़ा दौड़ रहा है तभी तक घोड़ा दौड़ेगा ना। अभी थोड़ी देर के बाद वहां भी घोड़ा रुक जाएगा, और निश्चित रूप से मल्हनी सीट से सपा अपनी सीट अपनी विजय दर्ज कराएगी। कुछ नहीं तो 15,000 से 20,000 वोटों से सपा वहां जीतेगी। आप देखिए कि अमरोहा अभी ये विकास की बात कर रहे हैं और भाजपा के 2 प्रवक्ता बैठकर तमाम बातें कर रहे हैं, विकास की बातें कर रहे हैं। तो आप देखिए कि अमरोहा में क्या, अमरोहा से इनके मंत्री थे चेतन चौहान, वहां से ये हार रहे हैं। मतलब शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि इनकी मंत्री की सीट ये हार रहे हैं, इनकी मंत्री की सीट है। और जहां तक जितनी भी सूचना हमें मिली है वो सूचना के आधार पर आपको बता रही हूँ बीजेपी जो है शायद ही कोई सीट जीते, क्योंकि हमें थोड़ा इंतजार। चलिए ठीक है नायब जी, ठीक है, उनका मत बताइए, आप अपना बताइए, आपको क्या लगता है यहाँ से आपको क्या नजर आ रहा है? सभी सीटों को लेकर मेरा ये सवाल है। देखिए आप सपा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा और सपा अधिकतर सीटें जीतेगी। आई एम टेलिंग यू, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। लड़ाई अभी लंबी है, थोड़ा इंतजार करिए, 1 बजे तक पिक्चर काफी क्लियर हो जाएगी। आप बच के आप चल रहे हैं नाहिद जी, आप बच के चल रही है। गौरव जी देखिए, नाहिद जी ने यहाँ पर तो सवाल उठा दिया अमरोहा सीट को लेकर, आप पीछे नजर आ रहे हैं वहां पर। उनका ये कहना है कि आप तो मंत्री की सीट नहीं बचा पाए। देखिए अगर यदि कहीं पीछे है और वो स्थिति बरकरार रही तो उसे भी हम स्वीकार करेंगे, उससे पीछे हटने वाले नहीं है। न सिर्फ स्वीकार करेंगे बल्कि समीक्षा भी करेंगे और पुनः लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष भी करेंगे। इसके लिए नाहिदा जी को हम आश्वस्त करना चाहेंगे, परंतु वो जो सोच रही है ऐसा होगा नहीं, परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे, इस बात का हमें पूरा विश्वास है। मुझे लगता है 1 बजे तक का वो इंतजार करने की बात कर रही है, 5 बजे तक इंतजार कर लीजिए, पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और जनता का मैंडेट स्पष्ट साफ समझ में आ जाएगा और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी रहेगा। चलिए ठीक है, यानी कि आशावान आप भी हैं, आपको भी भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी को ही इस बार जनता जो है वो चुनेगी। लेकिन यहाँ पर अमित जी आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना और दोनों अपनी ओर से पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। ये भी बातें समझ में आ रही है कि देखिए जनता ने जो भी फैसला दिया है हम उसका सम्मान करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या विपक्ष के लिए आपको अब राहें जो हैं वो आसान नजर आ रही हैं? हालांकि जिस तरीके से जिक्र हो रहा है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है, कई राउंड की जो काउंटिंग होनी है वो बाकी है, लेकिन यहाँ से जो स्थिति नजर आ रही है, क्या लगता है आपको कि विपक्ष के लिए आगे की राह यहाँ पर आसान होने वाली है? अमित जी। प्रिया जी, अभी चुनाव ओपिनियन जो पोल आ रहे थे उस पे उत्साहित होकर के अखिलेश जी लगातार कुछ अपने इस तरीके के स्टेटमेंट और उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के झूठ गिनाने की बात कर रहे थे। अभी ये मैडम बता रही थी कि दोनों लोग भाजपा के प्रवक्ता के जैसी बात कर रहे हैं।
अरे मैडम, आपकी भाभी जी चुनाव हार गई थी, जिसपे जो आपका सबसे महत्वपूर्ण जिला था कन्नौज, आप वो चुनाव हार गए। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि राजनीति में चेतन चौहान जी की श्रीमती जी को जो दिया गया है वो नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन वहां देर सवेर भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीत रही है तो जाति के आधार पे नहीं जीत रही है, अपने संगठन के आधार पे चुनाव जीत रही है, अपने काम के आधार पे चुनाव जीत रही है। आप लोगों के साथ बड़ी दिक्कत है कि आप केवल ये मान के चल रहे हैं कि सरकार की नाकामियां आपकी उपलब्धि हो जाएगी। देखिए, ये इस तरीके से चीजें नहीं, आपकी जो उपलब्धि है वो उपलब्धि रहेगी। आपको कहीं ना कहीं अपनी उपलब्धि और सरकार की जो नाकामी है उसको गिनाना पड़ेगा, जनता के बीच जाना होगा। अखिलेश जी लगातार ट्विटर और लंदन में बैठ करके काम कर रहे थे। इस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाना, जैसे कि नेताजी करते थे, लोगों के बीच में रहते थे, लोगों से मिलते जुलते थे, तो उसका रिजल्ट था। आपने 3 साल मतलब 3 बार आपका मुख्यमंत्री रहा इस प्रदेश में। अब आप अगर इसी तरीके से लंदन और ट्विटर पे रहे तो आने वाले समय में आपको सत्ता से दूर ही रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से चीजों को ले रहे हैं और सरकार का जो काम करने का तरीका है, अगर आप उस तरीके से विरोध नहीं आगे कर पाए तो आने वाले समय में आपको और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जब शुरुआती रुझान में आपका कहीं अता पता नहीं है, आप ये देखें कि जब आप लगातार सरकार के खिलाफ हमलावर थे, सरकार के खिलाफ लगातार बोल रहे थे, लॉकडाउन से लेकर के तमाम विषयों पर आप कह रहे थे, ट्विटर पे ट्वीट कर रहे थे, उसके बावजूद जनता ने सरकार का समर्थन किया है। इनिशियली फेज में सही, आज आप देखेंगे चाहे बिहार में हो, चाहे राजस्थान मध्य प्रदेश में हो और चाहे उत्तर प्रदेश में हो, आप देखें आपकी स्थिति कहां है। आप इस पे चिंतन करें, आप आरोप लगाने से थोड़ा बचें और काम करने पे करें। एक देखिए, एक लीडर हैं तेजस्वी ने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा, पूरे देश में इसकी चर्चा है, मीडिया ने इसकी प्रशंसा करी, जिसने सुना उसने करा कि देखिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं जिसका भी आपसे कह रहा है कि क्या हो रहा है। अमरोहा से एक बड़ी खबर मिल रही है, वो जरा अपने दर्शकों को यहाँ पर हम बता देते हैं। बड़ी खबर अमरोहा से, जरा सा जो भी अपडेट है वो हम आपको सबसे पहले दे रहे हैं। अमरोहा से खबर आ रही है, फिर मैं आप लोगों के पास आऊंगी। अमरोहा से ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको ये बताते चले, इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है उपचुनाव से जुड़ी, ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। अमरोहा के चौथे राउंड में समाजवादी पार्टी आगे है, ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सपा प्रत्याशी 4028 वोटों से इस वक्त आगे लीड कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर है बीजेपी कैंडिडेट। देखिए, यहाँ पर समाजवादी पार्टी की ओर से बढ़त बनाई गई है। सबसे तेज नतीजे इंडिया न्यूज पर। और ये यहाँ की अगर सीट की बात कर ले तो अमरोहा से मंत्री की सीट, और इसको लेकर इससे पहले भी नाहिद जी सवाल उठा रही थी कि अपनी मंत्री की सीट आप नहीं बचा पा रहे हैं। गौरव जी क्या कहेंगे, क्योंकि चौथे राउंड की काउंटिंग में भी समाजवादी पार्टी आगे है। गौरव जी। चलिए ठीक है गौरव जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन प्रिंस मेरे साथ मेरे सहयोगी, क्योंकि ग्राउंड जीरो का हाल जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रिंस, क्या जानकारी मिल रही है? चौथे राउंड में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद अमरोहा के नौगामा विधानसभा सीट के उपचुनाव की मतगणना में चौथा राउंड की मतगणना पूरी होने के बाद भी सपा के प्रत्याशी जावेद आब्दी भाजपा प्रत्याशी से 4028 वोटों से आगे चल रहे हैं। चलिए ठीक है प्रिंस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए। तो देखिए, अमरोहा के चौथे राउंड में समाजवादी पार्टी जो है वो आगे चल रही है। रिएक्शन ले लेते हैं। गौरव मिश्रा, मैं आपसे यही सवाल लेकर आई थी कि देखिए, इस सीट को लेकर इससे पहले भी नाहिद जी ने बात कही थी कि आप तो अपनी मंत्री की सीट बचाने में भी आपको मुश्किलें पेश आ रही हैं। चौथे राउंड की काउंटिंग में भी समाजवादी पार्टी जो है वो लीड कर रही है। क्या समझ में आ रहा है यहाँ से, क्या लग रहा है गौरव जी? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो बढ़त समाजवादी पार्टी के पास मिली है अमरोहा सीट पर, वो सब्सटेंशियल दिखाई दे रही है। परंतु हमें पूरा विश्वास है कि लगभग 20 राउंड की काउंटिंग के बाद ये परिस्थितियां पलट जाएंगी और वहां हम आगे होंगे। परंतु अगर यही स्थिति बरकरार रही तो भी हमने पहले भी कहा है कि निश्चित रूप से उसे भी स्वीकार करेंगे, सहर्ष स्वीकार करेंगे और पुनः समीक्षा के बाद संघर्ष का मार्ग तय करेंगे।
चलिए ठीक है, हाँ, इस पर रिएक्शन दीजिए नाहिद जी, और साथ ही साथ वो सवाल भी जिसका जिक्र अभी कर रहे थे अमित जी की जो इस स्थिति इस वक्त बनी हुई है। देखिए ये सवाल तो उठने लाजमी हो जाएंगे कि आपके नेता ट्विटर पर चुनाव लड़ रहे थे, आपको तो जमीन पर आप नजर नहीं आ रहे थे, और यहाँ से ऐसी स्थिति है जब आपको खुद का आंकलन करना होगा, और ना केवल प्रदेश को देखकर बल्कि अगर आप दूसरे राज्यों को भी देखें तो वहां पर भी जिस तरीके से अमित जी ने इस बात का जिक्र किया कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से लीड कर रहे थे, लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें ज्यादा सीटें नहीं थी, 7 ही सीटों जिस पर इलेक्शन होना था, इन सीटों पर क्या लगता है आपको कि जब अगर सक्रियता और भी ज्यादा दिखती तो शायद ये आंकड़ा कुछ और रहता? इनके नाम के नीचे बीजेपी प्रवक्ता लिख देते तो बेहतर होता। देखिए आप पत्रकार को जज मत कीजिए, पत्रकार अपनी बातें करता है, जो वो समझता है वो अपनी बातें कर रहा है, आप तमगा मत लगाइए किसी पार्टी का, वो जो समझ में उनको आ रहा है, जो उन्होंने आकलन किया है, उनकी पत्रकारिता का लंबा अनुभव है, वो अपने अनुभव के हिसाब से कह रहे हैं। मीडिया पर भी आरोप लगाएंगे, आप आरोप मत लगाइए नाहिद जी, गुस्सा यहाँ मत निकालिए, गुस्सा यहाँ मत निकालिए, जो सवाल आपसे पूछा आप उसका जवाब दीजिए। मैं आपको ये बताऊं कि अभी ये बात कर रहे थे कि यूपी में बहुत अच्छा बहुत कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है और तमाम बातें कर रहे थे और कहते कि विपक्ष आरोप लगाने का काम करता है। तो भाजपा सरकार, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जंगल राज का तमगा दे दिया। ये तमगा विपक्ष ने नहीं दिया। पहले तो 1 साल हो गया उत्तर प्रदेश सरकार को जंगल राज का तमगा जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, और 1 साल से ऊपर हो रहा है, अभी तक वो तमगा, वो टैग भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर से उतार नहीं पाई है। यहाँ जो महिलाओं और बच्चियों के साथ जिस तरह से अपराध हुए, उन घटनाओं को भयानक और झकझोर देने वाला सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एक बात तो ये सब बातों से जनता आक्रोशित है, और जो भी चुनाव के नतीजे आ रहे थे, तो मैंने पहले नहीं कहा, फिर चुनाव कहूंगी कि इसको अर्ली तो नहीं थे, अभी लड़ाई लंबी है। ये स्थिति 1 बजे तक क्लियर हो जाएगी कि क्या एक्चुअल पिक्चर है। यहाँ चिंता की बात विपक्ष के लिए नहीं है, यहाँ चिंता की बात बीजेपी के लिए है, क्योंकि बीजेपी के पास 6 सीट थी, अब वो 4 सीट पर आ गए हैं, तो ये चिंता की बात बीजेपी के लिए है, प्लस अपने मंत्री की सीट वो हार रहे हैं। एक बात मैं दोबारा आपसे बता रही हूँ कि शायद ही जब तक ये रिजल्ट काउंटिंग कंप्लीट होगी तो आपको पिक्चर क्लियर दिखेगी कि शायद ही कोई सीट बीजेपी जीते। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि अभी झूठ की बात कर रहे थे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि झूठ बोलते, ये सही बात है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, 23 अक्टूबर 2020 को मोदी जी बिहार में बोल रहे थे, इतना बड़ा झूठ मोदी जी ने बिहार में एक छोटी सी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस दिन पुलवामा हमला हुआ तब बिहार के लोग शहीद हुए, तो उनका सिर ऊपर शर्म से जो है झुक गया, उनका सर झुक गया जिस दिन पुलवामा का हमला हुआ और बिहार के लोग शहीद हुए। ये सरासर झूठ बात है, क्योंकि जिस दिन पुलवामा की दुखद घटना हुई और हमारे 40 जवान शहीद हुए, उस दिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक मोदी जी उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में तरह-तरह के कपड़े पहन कर डिस्कवरी चैनल की शूटिंग कर रहे थे, वो उसमें व्यस्त थे, और 5:30 बजे वहां पर फोन से उन्होंने रुद्रपुर की एक छोटी सी जनसभा को संबोधित किया था। वहां पर भी मोदी जी ने शोक नहीं व्यक्त किया था पुलवामा के शहीदों पर। मैं से दूसरी ओर नहीं लेकर जाना चाहती नाहिद जी, चलिए आपके आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, लेकिन आज तो जनता ने तय कर दिया ना, आने दीजिए, यूपी की हम बात करते हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है और मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि देखिए मल्हानी सीट से अगर बात कर ली जाए तो वहां पर निर्दलीय कैंडिडेट ने जो बढ़त बनाई हुई है वो अभी नजर भी आ रहा है। देखिए धनंजय सिंह जो है यहाँ से कंटिन्यू आगे चल रहे हैं, मल्हानी सीट से धनंजय सिंह आगे चल रहे हैं, 5 राउंड में आगे चल रहे हैं धनंजय सिंह। क्या लग रहा है आपको? ठीक है नाहिद जी, मैं आऊंगी इस पर आपका रिएक्शन लूंगी, लेकिन राजन मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजन, क्या जानकारी है? निर्दलीय वहां पर लगातार लीड कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि धनंजय सिंह जो निर्दल प्रत्याशी है वो 5वां राउंड इसमें चल रहा है और वो लगातार बढ़त बनाए हुए तकरीबन 2200 वोटों से वो जो है अभी आगे चल रहा है। और समाजवादी पार्टी के जो लकी यादव हैं वो दूसरे नंबर पे हैं, वहीं बीजेपी जो है तीसरे नंबर पे है। तो कहीं ना कहीं जो निर्दल प्रत्याशी है उनकी बढ़त देखने को मिल रही है। इसके पहले भी जो चुनाव होते थे, जब समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता थे पारसनाथ यादव, वो पहले नंबर पर रहते थे, तो उस समय भी धनंजय सिंह दूसरे नंबर की दावेदारी अपनी पेश करते चले आए थे। और इस बार इस तरह से बढ़त बनाए हुए हैं, नंबर 1 पे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो परिणाम है वो चौंकाने वाले आते हुए नजर आ रहे हैं। बताते चले कि मनोज सिंह का क्या हाल है, वो कितने नंबर पर चल रहा है इस वक्त?
जी बीजेपी के जो प्रत्याशी है मनोज सिंह वो तीसरे नंबर पे, अगर पिछले जो है विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो उस दौरान बीजेपी चौथे नंबर पे थी, पहले नंबर पे समाजवादी पार्टी थी, दूसरे पे निर्दलीय प्रत्याशी धनंजय सिंह थे और तीसरे नंबर पे बसपा थी और चौथे नंबर पे बीजेपी थी। हालांकि इस बार बीजेपी ने पूरी कोशिश की, पूरी ताकत अपनी जो की, खुद मुख्यमंत्री 2 बार यहाँ पे चुनावी जनसभा को संबोधित की है और बीजेपी तीसरे नंबर पे पहुंची। अब देखना ये होगा क्या बीजेपी लीड करते हुए आगे बढ़ पाती है या नहीं, लेकिन फिलहाल जो वर्तमान जो चल रहा है 5वां राउंड। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए। अमित जी आपका रिएक्शन चाहेंगे, क्योंकि पहले तो इस सीट पर यही मांग करके चला जा रहा था कि देखिए एसपी की सीट है, पारसनाथ के निधन से वहां पर ये सीट खाली हुई है, उनके बेटे लकी यादव को उतारा गया है चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी की ओर से आसानी से, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, वहां पर जीत हासिल हो जाएगी। लेकिन ये जो निर्दलीय फैक्टर इस वक्त सामने आ रहा है, किस तरीके से आंकलन किया जाए और साथ ही साथ बीजेपी कैंडिडेट को लेकर भी, क्योंकि मेरे सहयोगी राजन ये बता रहे थे कि देखिए 5वां राउंड इस वक्त चल रहा है और इसमें बीजेपी कैंडिडेट तीसरे नंबर पर है। देखिए प्रिया जी, समाजवादी पार्टी के लिए निश्चित ही झटका होगा, कहीं ना कहीं उनको इसका दर्द भी होगा। वहां पर जो समीकरण बन रहे थे, जिस तरीके से बात चल रही थी, धनंजय सिंह चुनाव बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, धनंजय सिंह लगातार वहां, मैं पहले भी बता रहा था कि लोगों के संपर्क में है और बहुत ही अपने क्षेत्र में, उनकी बाहर जो भी छवि हो, लेकिन उन्होंने क्षेत्र में अपनी एक छवि बना रखी है, एक अपना एक स्वभाव, लोगों से मिलना जुलना और जनता के बीच लगातार वो एक्सेस बनाए रहते हैं। और देखिए सांसद रहे हैं, एक बड़ा नाम है, ऐसे में जो यूथ है, जो युवा है, वो उनके साथ जुड़ गया और उसी का लाभ उनको मिल रहा है। ये समाजवादी पार्टी के लिए ज्यादा नुकसान की बात होगी। भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव बहुत अच्छा लड़ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो धनंजय सिंह का ऑरा है, जो धनंजय सिंह का नाम है, उसके हिसाब से धनंजय सिंह इस चीज को लीड करते हुए आगे अभी दिख रहे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत हद तक, क्योंकि जो सर्वे बता रहा था, जो लोगों से बातचीत में वहां पता चल रहा था कि वहां धनंजय सिंह के फेवर में, धनंजय सिंह के पास सिंपैथी थी, धनंजय सिंह के साथ लोग थे और वहां मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो परिणाम होगा वो शायद देखिए क्या रिजल्ट आते हैं, लेकिन धनंजय सिंह फिलहाल लीड कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आगे लीड उनकी बढ़त बनी रहेगी। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को वहां पर वाकई में अपनी कुछ और एक्सेस बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्या वजह रही है कि उनका कोई बड़ी लीडरशिप वहां नहीं गई, कुछ इस तरीके का उन लोगों ने चुनाव में कोई ऐसा बड़ा प्रयास नहीं किया, ये मान करके कि साहब इनसे ये सीट अगर इनसे खाली हुई है तो इनके बेटे को दे दिए जाए। ये भी मुझे लगता है कि एक जो सेट फॉर्मेट है ये बदलना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स में अगर किसी के बेटे को चुनाव टिकट दे देना, किसी की पत्नी को टिकट दे देना, ये एक जो दायरा है या जो सोच का तरीका है, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आगे वाले समय में भारतीय जनता पार्टी भी एनालिसिस करेगी और समाजवादी पार्टी भी इसका एनालिसिस करेगी कि, क्योंकि वो समीकरण इस तरीके का होता नहीं है कि जब आप किसी की पत्नी को या किसी के बेटे को टिकट दे दें तो उसका उस तरीके से स्वीकार्यता समाज में नहीं होती, क्षेत्र में नहीं होती, लेकिन एक सिंपैथिकल वोट के नाते कि साहब एक सिंपैथी है, इस वजह से टिकट दे दिया जाता है, तो उसका भी एक मुझे लगता है कहीं ना कहीं आकलन जो लोग करते हैं। मुझे लगता है स्टैंड को बदलने की भी जरूरत है। नाहिद जी आपने बोला कि बीजेपी के लिए भी क्या हम यही बात करेंगे, देखिए उन्होंने तो कह दिया कि दोनों पार्टी को सोचने की जरूरत है, दोनों पार्टी को आंकलन करने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर हम ये नहीं कह सकते कि ये जो सेट फैक्टर है वो काम करेगा ही। गौरव जी आपका क्विक रिएक्शन, क्योंकि देखिए अमित जी भी इस बात को कह रहे हैं और हमने देखा भी, आपने बहुत अच्छे से चुनाव कंटेस्ट किया, बहुत अच्छे तरीके से चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन क्या लगता है कि इस सीट पर पर्टिकुलरली कुछ कमी रह गई और इसी वजह से निर्दलीय जो है धनंजय सिंह जो है वहां पर लीड बनाते हुए नजर आ रहे हैं? बहुत क्विक रिएक्शन गौरव जी। देखिए मल्हनी विधानसभा सीट जो है वो परंपरागत समाजवादी पार्टी की सीट रही है और वहां एक जाति विशेष का प्रभाव बहुत ज्यादा रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये चुनाव हो रहा है, हमारी पार्टी ने बहुत परिश्रम किया और हमारे संगठन के नेताओं ने भी बहुत परिश्रम किया है वहां पर, और माननीय अनिल राजभर जो कैबिनेट मंत्री हैं वो लगातार डोर टू डोर कैंपेन भी किए हैं वहां। तो ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी ने वहां भी बहुत परिश्रम किया है। हाँ, ये बात सही है कि धनंजय सिंह पूर्व सांसद हैं और उनकी भी अपनी एक लोकप्रियता है, उनका भी अपना एक समीकरण है, जिस समीकरण के आधार पर वहां वो चुनाव लड़ रहे हैं। मान रहे, ये एक अच्छी बात है। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, देखिए बुलंदशहर से एक बड़ी खबर मिल रही है, आपको यहाँ पर ये बताया, क्योंकि हर एक अपडेट जानना आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, उषा सिरोही आगे चल रही है, ये आपको बड़ी खबर बताएं। बीजेपी की बढ़त बरकरार है, कंटिन्यू ये बढ़त जो है वो यहाँ पर बरकरार है। सिरोही की पत्नी यहाँ पर उषा सिरोही को टिकट दिया गया, चुनावी मैदान में उतारा गया, चौथे राउंड की गिनती में वो आगे चल रही है। 4383 वोटों से आगे इस वक्त बीजेपी कैंडिडेट चल रही हैं। दूसरे नंबर पर बीएसपी प्रत्याशी हाजी यूनुस आगे चल रहे हैं।
समाजवादी पार्टी यहाँ पर कहाँ है वो भी देखना महत्वपूर्ण होगा। संवाददाता मेरे साथ पुनीत इस वक्त जुड़े हुए तमाम जानकारी के साथ। पुनीत, देखिए चौथे राउंड की काउंटिंग में बीजेपी लीड कर रही है, डिटेल्स और क्या कुछ आपके पास? बिल्कुल, देखिए चौथे राउंड की नहीं, अब मैं पांचवें राउंड की जो रिपोर्ट बताना चाहूंगा। पांचवें राउंड में बीजेपी फिर 4,694 वोटों से आगे चल रही है। और साथ ही अगर यहाँ समाजवादी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी से आगे कांग्रेस का प्रत्याशी चल रहा है। और ये यहाँ टोटल अगर बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर में पांचवें राउंड तक जो भारतीय जनता पार्टी के जो उषा सिरोही हैं उनको 16,499 वोट मिले हैं। साथ ही बहुजन समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको 11,805 वोट मिले हैं। मतलब टोटल अगर वोटों की बात करें तो बुलंदशहर में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वो 4,699 वोटों से आगे चल रही हैं। पुनीत, सबसे पीछे यहाँ पर कौन सी पार्टी नजर आ रही है? समाजवादी पार्टी, जैसा आपने जिक्र किया। देखिए अगर सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर जो है असपा ने भी अपना प्रत्याशी उतारा था और वह भी असपा का जो प्रत्याशी है वो भी 5वें नंबर पे आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें तो यहाँ टोटल 18 प्रत्याशी हैं। लेकिन फिर भी बुलंदशहर में जो है सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ समाजवादी पार्टी जो है वो कांग्रेस से पीछे चल रही है। और जो मुकाबला है बुलंदशहर में बहुत महत्वपूर्ण है। जवाब भी लेंगे, रिएक्शन भी लेंगे। फिलहाल के लिए पुनीत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम मेहमान